Hello everyone, welcome back to our YouTube channel पढ़ाकू जंक्शन and my name is CA पायल मल्होत्रा। हमने लास्ट वीडियोस में चैप्टर 2 बिजनेस स्टडीज का जिसका नाम था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो स्टार्ट किया हुआ था एंड ऑलमोस्ट हम एंड पे पहुंचने वाले हैं। एंड आज की पर्टिकुलर वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस दैट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में ना। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस अब अपन पढ़ेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी की कंपनी क्या होता है। अपन पढ़ते पढ़ते समझते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ काफी सारे कीवर्ड्स हैं जो आपको याद रखना है कंपनी के केस में। अगर आप ये कीवर्ड्स नहीं लिख रहे मिनिमम मीनिंग में तो आप मतलब ये वैलिड आंसर नहीं माना जाएगा। कोई भी एग्जामिनर होगा कंपनी के केस में कीवर्ड्स आपके एग्जाम पेपर में जरूर ढूंढेगा। तो आइए हम स्टार्ट करते रीडिंग। A company can be described as an artificial person। अब आप सोचो ये आर्टिफिशियल क्यों बोला है कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन का ओहदा क्यों दिया है। अब सिंस कंपनी का मैं अगर आपको बताऊं कंपनी जब रजिस्टर हम कर देते हैं इनकॉर्पोरेट कर देते हैं तो कंपनी अपने नाम से असेट्स को परचेज कर सकती है, रजिस्टर करा सकती है, लाइबिलिटी ले सकती है, किसी पे केस कर सकती है, अपने नाम से कोई कंपनी पे केस कर सकता है। ये सारी चीजें जैसे एक नॉर्मल पर्सन करता है वैसे ये भी कर सकती है ना। बट सांस नहीं ले सकती, चल नहीं सकती, फिर नहीं सकती, इसीलिए कानून ने इसको आर्टिफिशियल पर्सन बोला है कि सिंस इट इज नॉट अ नेचुरल पर्सन, इट कैन नॉट ब्रीथ, कैन नॉट वॉक, बट सिंस इट कैन होल्ड प्रॉपर्टीज, ये सब काम कर सकती है, तो वी विल कॉल इट अ आर्टिफिशियल पर्सन। क्लियर। हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है। जैसे ही आप कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हो तो कानून की नजरों में आप और आपका बिजनेस यानी यू एंड योर कंपनी विल बी रिगार्डेड एज अ डिफरेंट पर्सन। आपको अलग मानेगी एंड आपकी कंपनी को अलग मानेगी। आपके असेट्स अलग है, कंपनी के असेट्स पर्सनल अलग है ना। दैट इज कॉल्ड सेपरेट लीगल एंटिटी। अब परपीचुअल सक्सेशन का मतलब क्या है, यानी कि कंपनी चलती रहेगी, मेंबर्स आएंगे मेंबर्स जाएंगे बट कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस कंपनी को एग्जिस्टेंस में कानून लेके आया है तो अगर आपको उसको खत्म करना है, क्लोज करना है, याद रखिए कंपनी के केस में हमेशा एक शब्द यूज होता है दैट इज वाइंड अप। तो कंपनी को जब आपको क्लोज करना है दैट इज वाइंड अप करना है तो वो भी कानूनी के द्वारा ही होगा। आपको एक प्रोसीजर, लीगल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, देन योर कंपनी विल एंड दैट इज कॉल्ड परपीचुअल सक्सेशन। मतलब मेंबर्स में काम, मेंबर्स में गो, बट कंपनी विल गो फॉर एवर। ठीक है। एंड अ कॉमन सील। अब आप सोचिए कॉमन सील का मतलब क्या है। सिंस मैंने आपको बताया कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, अब कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है तो साइन तो कर नहीं सकती, ह्यूमन साइन कर सकता है, अप्रूव कर सकता है। तो यस कंपनी के केस में हमें सील बनवानी पड़ती है, कॉमन सील होती है। जिस भी डॉक्यूमेंट्स पे कंपनी की कॉमन सील है यानी कि वो कंपनी पर बाइंडिंग है, कंपनी उसके लिए लाइबल है। बट जिस भी डॉक्यूमेंट पे कंपनी की सील नहीं है फॉर दैट कंपनी इज नॉट लाइबल। सो इसीलिए कंपनी से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जितने भी डीलिंग्स होती है, एग्रीमेंट्स होते हैं, सब जगह वो कंपनी की कॉमन सील लगती है। क्लियर। आप समझ रहे हो क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या होता है कंपनी। कंपनी वो आर्टिफिशियल पर्सन है जिसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी, परपीचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील होती है, दैट इज द कंपनी। ठीक है। अब सारी कंपनीज को रेगुलेट कौन करता है। द कंपनीज एक्ट 2013 हमारी गवर्नमेंट ने बनाया है जो सारी कंपनीज को रेगुलेट करता है, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट इट। ठीक है। तो द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न्ड बाय द कंपनीज एक्ट 2013। ओके। अब उस पर्टिकुलर कानून में, उस पर्टिकुलर एक्ट में इसको डिफाइन किया है अंडर सेक्शन 220। वो क्या कहते हैं। A company means company incorporated under this act or any other previous company law। आपको ये समझना है, ये सिंपल ये कह रहे हैं कंपनी का मतलब जो इस कानून में, जो मेरा कानून है दैट इज द कंपनीज एक्ट 2013, इसके अंडर जो रजिस्टर्ड है या इससे प्रीवियस जितने एक्ट्स थे उसमें रजिस्टर्ड है उसको हम कंपनी बोलते हैं, है ना। अब आप बोलोगे इस वाला एक्ट तो समझ आ रहा है, ठीक है द कंपनीज एक्ट 2013, बट ये प्रीवियस एक्ट्स क्या है। देखो कानून में, लॉ में अमेंडमेंट्स आती रहती है। पहले सबसे पहले कंपनीज एक्ट 1956 था, उसके बाद फिर चेंजेस आए एंड आज के टाइम में कंपनीज एक्ट 2013 चल रहा है। तो ऐसा भी तो हो सकता है बहुत सारी कंपनीज ने प्रीवियस एक्ट में अपने आप को रजिस्टर कराया हो, तो हमें ये तो नहीं बोल सकते कि ये इस एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है, करंट में जो कंपनी नहीं है। नो, तो वही चीज ये मीनिंग में समझा रहे हैं। क्लियर।
अब आपको समझना है कंपनी के केस में कौन होते हैं शेयर होल्डर्स। एक चीज मैं इम्पोर्टेंट आपको यहाँ पे बताऊंगी। देखो, जब आपने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा होगा, आप जब अकाउंट पढ़ते हो, आपने कैपिटल वर्ड सुना होगा। कैपिटल वर्ड क्या होता है? यानी कि जो अमाउंट एक प्रोप्राइटर, एक ऑनर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, हम उसको कैपिटल बोलते हैं। ठीक है। अब कंपनी एक लार्ज फॉर्म है, यहाँ पे एक बंदा पैसा नहीं लगाता। यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ लिस्टेड कंपनीज की। आप लोगों ने सुना होगा कि लोग शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं ना। वो जो शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो एक आपकी समझो कि जिसने इन्वेस्ट किया वो उसका शेयर होल्डर है, तो ओनर बोल सकते हैं। एंड उसने जो अमाउंट दिया कंपनी को वो दैट इज शेयर कैपिटल। अपने समझने वाली चीजें यहाँ पे शेयर वर्ड क्यों लगा है? देखो, कंपनी बड़ी है, बहुत सारे लोग उसके कैपिटल में शेयर करते हैं। दैट्स व्हाई हम क्या वर्ड यूज करते हैं? शेयर कैपिटल। ठीक है। और जिसने वो पैसा लगाया है, ओनर है, उसको हम क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स। ठीक है। तो याद रखने वाली चीज की, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो कंपनी को शेयर कैपिटल प्रोवाइड कराते हैं, उसको कंपनी का ओनर बोला जाता है। अब जो कंपनी को मैनेज करते हैं उसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है। यानी कि कंपनी में मैनेजमेंट अलग होती है, ओनरशिप अलग होती है। ठीक है। अब पढ़ते हैं। The shareholders, मैंने आपको बताया, are the owners of the company while the board of directors is the chief managing body elected by the shareholder. बट मैनेज कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसे कौन चूज करता है? शेयर होल्डर्स। ठीक है। यूजुअली द ओनर्स एक्सरसाइज इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर द बिजनेस। अब देखो, जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनका डायरेक्ट डे टू डे एक्टिविटीज पे कंट्रोल नहीं होता। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शॉर्ट में हम बीओडी भी बोलते हैं, वो लोग देखते हैं। बट इनडायरेक्ट कंट्रोल होता है शेयर होल्डर्स का। द कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड शेयर्स। शेयर्स में बांटी जाती है और जिसको लेता है वो शेयर होल्डर हो जाता है। विच कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रीली फ्रॉम वन शेयर होल्डर टू अनदर पर्सन एक्सेप्ट इन अ प्राइवेट कंपनी। अब देखो, आपको बस ये याद रखना है कि कंपनी के ना दो टाइप होते हैं, हम अपकमिंग में पढ़ेंगे अभी। दो टाइप होते हैं, एक होती है प्राइवेट कंपनी, एक होती है पब्लिक कंपनी। ठीक है। प्राइवेट कंपनी, आप सब से सुनो, यहाँ पे जो पैसा लगाते हैं यहाँ पे प्राइवेटली ही लगता है, यहाँ पे पब्लिक से पैसा नहीं लेते। आप ये समझो सिंपल। यहाँ पे पब्लिक से नहीं बोला जाता कि आप भी इन्वेस्ट करो, इनवाइट नहीं किया जाता। दैट इज प्राइवेट कंपनी। और सेम उसका अपोजिट कौन होता है? दैट इज पब्लिक कंपनी, जहाँ पे पब्लिक से भी पैसा कलेक्ट किया जाता है, उनको भी ऑफर दिया जाता है, उनको भी शेयर सब्सक्राइब करने का ऑप्शन दिया जाता है। दैट इज पब्लिक कंपनी। अभी हम जितने पॉइंट्स पढ़ेंगे जहां जहाँ पे भी, जैसे अभी हमने क्या पढ़ा कि शेयर्स इजिली, अगर मैंने परचेज किए, मैं किसी और को सेल कर सकती हूँ। जो दूसरा परचेज करना चाहता है मैं उसको सेल कर दूंगी, वो परचेज कर लेगा मुझसे। यानी कि इजिली ट्रांसफरेबल है। बट ये केस प्राइवेट में नहीं होता, क्योंकि प्राइवेट में कुछ लोग मिलकर पैसा लगा रहे हैं, वहां पे ट्रांसफरेबिलिटी नहीं होती। बट पब्लिक कंपनी में ज्यादा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहां पे ट्रांसफरेबिलिटी होती है। आप स्टॉक मार्केट में जाके आप एक दूसरे को सेल कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है। तो अब अपन पढ़ते हैं कंपनी के फीचर्स। तो अभी जो पढ़ा उसी में फीचर्स निकल आएंगे। सबसे पहला क्या? आर्टिफिशियल पर्सन। पढ़ेंगे नहीं, मैंने आपको भी बता दिया, सिंस इट इज नॉट अ नेचुरल पर्सन, कैन नॉट ब्रीथ, कैन नॉट वॉक, है ना। तो इस दैट केस में इसे आर्टिफिशियल पर्सन बोला जाता है। और वो भी क्यों? क्योंकि ये अपने नाम से प्रॉपर्टीज को होल्ड कर सकती है, केस कर सकती है, कोई इस पर केस कर सकता है। तो यानी कि एक अलग एग्जिस्टेंस कानून ने इसे दी है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट आर्टिफिशियल पर्सन। अब सेपरेट लीगल एंटिटी, मैंने आपको बताया कि कंपनी की एसेट्स, कंपनी की लाइबिलिटीज अलग है, आपकी लाइबिलिटीज, आपके एसेट्स अलग है। यानी कानून की नजरों में यू एंड योर बिजनेस आर डिफरेंट इन केस ऑफ अ कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस। ठीक है। तीसरा अपन बात करेंगे फॉर्मेशन। देखो, कंपनी की जब फॉर्मेशन की मैं बात करती हूँ, हम जब आप बड़े होगे, फॉर एग्जांपल आप कंपनी सेक्रेटरी बनोगे, सीए बनोगे, या फिर आप कुछ भी आगे जब आप पढ़ोगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो कंपनी को रजिस्टर कराने के लिए एक लंबा प्रोसीजर गवर्नमेंट ने हमें दिया है। हमें काफी सारे फॉर्म्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं, काफी सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने पड़ते हैं, साइनिंग, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर रिक्वायर्ड। उसके बाद गवर्नमेंट फीस होती है, कुछ प्रोफेशनल फीस हमें देनी पड़ती है। तो ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि कंपनी की फॉर्मेशन की जहाँ बात करते हैं, वहाँ टाइम भी लगता है, आपका पैसा भी लगता है, और प्रोसेस भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। प्रोफेशनल ही कर पाएगा, कोई भी यूजर पर्सन उसको कैरी ऑन नहीं कर सकता, आपको प्रोफेशनल्स को लगाना पड़ेगा। यानी कि थोड़ा दिक्कत है, थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इज अ टाइम कंज्यूमिंग, टाइम लगेगा, एक्सपेंसिव भी है, कॉम्प्लिकेटेड भी है। इट इन्वॉल्व्स द प्रिपरेशन ऑफ सेवरल डॉक्यूमेंट्स, काफी सारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनता है,
और भी काफी सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। सो काफी सारे डॉक्यूमेंट्स का वो प्रिपेयर करना पड़ता है, काफी सारे लॉज रेगुलेशन से आपको कंप्लाई करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है अपनी फंक्शनिंग स्टार्ट करने से पहले। एंड इनकॉर्पोरेशन, जिसे रजिस्ट्रेशन भी आप बोलते हैं, इनकॉर्पोरेशन कंपनी का कंपल्सरी है, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट इज परपीचुअल सक्सेशन। अब क्या होता है परपीचुअल सक्सेशन, आपको समझना है। मैंने आपको बताया मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट कंपनी विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, यानी कि कंपनी की एग्जिस्टेंस में लॉ लाया है, तो अगर आपको उसको खत्म करना है, एंड करना है, तो कानून ही करेगा, इसके अलावा किसी भी चीज का इस पे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। Perpetual succession, a company being a creation of the law, can be brought to an end only by law. कानून उसे end कर सकता है। It will only cease to exist when a specific procedure for its closure called winding up is complete. मैंने आपको बताया क्लोजर के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं कंपनी में, वाइंड अप। अगर आपको कंपनी को वाइंड अप कराना है तो कानून ही कराएगा। मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट। ये लाइन आपको जरूर लिखनी है पर पीछे। अब नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोल। मैंने आपको क्या बताया, कंट्रोल कौन करता है कंपनी के केस में? कंट्रोल होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, जिसको शेयर होल्डर सेलेक्ट करते हैं ना। So the management and control of the affairs of the company is undertaken by the board of directors, which appoint the top management officials for running the business. The director hold a position of immense significance, बहुत ही important position इनकी होती है, because they are directly accountable to the shareholders for the working of the company. Responsible कौन है shareholders के सामने company की working के लिए? Of course, directors are responsible, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है शेयर होल्डर्स के सामने कि कंपनी में क्या हो रहा है। दे नीड टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। द शेयर होल्डर्स हाउएवर डू नॉट हैव द राइट टू बी इन्वॉल्व इन द डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस। एक शेयर होल्डर डे टू डे रनिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ही नीड टू वो जो काम है सारे डे टू डे एक्टिविटीज का डिसीजन मेकिंग का वो कौन लेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एंड नेक्स्ट इज लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मैंने आपको बताया था दो तरह की होती है, एक लिमिटेड एक अनलिमिटेड। यहाँ पे लाइबिलिटी कैसी होगी, बट आपको याद रखना है कंपनी के केस में मेंबर्स की लाइबिलिटी इज लिमिटेड, यानी कि जो आप कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हो आपका ज्यादा से ज्यादा नुकसान उतना ही हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा रिस्क आपका वही है। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आपको समझने वाली क्या है, देखो अगर मैं लाइबिलिटी की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ शेयर्स आपने परचेज किए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 10 शेयर्स थे, 100 रुपए का रेट था एक शेयर का, तो यानी टोटल क्या हो गया? 1000, ठीक है। अभी कंपनी ने आपसे कितने मंगवाए हैं, क्योंकि ऐसा भी होता है कंपनी अलग अलग ड्यूरेशन पे टुकड़ों में अमाउंट मंगाती है कि स्टार्टिंग में जब किया तो आप अभी सिर्फ 2 रुपए दे दो अलॉटमेंट में, फिर 3 रुपए बाद में दे देना, या फिर 20 रुपए भी दे दो, 30 रुपए आप बाद में दे देना शेयर्स के हिसाब से, तो ऐसा होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने पहले कितना पे किया था, मैं बोलूँ 10 शेयर्स पे आपने कितना 80 रुपए पे किया, ठीक है। तो 800 आपने जो पे कर दिया उसको कंपनी क्या बोलेगी? दैट इज माई पेड अप कैपिटल, ठीक है। और जो 200 रुपए अभी देना बाकी है दैट इज अनपेड शेयर कैपिटल, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा आपकी लाइबिलिटी क्या हो सकती है? जो अमाउंट आपने अभी तक पे नहीं किया इन केस ऑफ लॉसेस, इन केस ऑफ लाइबिलिटी कंपनी आपसे सिर्फ 200 रुपए अनपेड रह गया है वही आपसे मंगवा सकती है, ये आपको समझना है। दैट इज द लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर, यानी मैक्सिमम आप ये समझिए जो कैपिटल आपको कंट्रीब्यूट करना है उससे ज्यादा आपका नुकसान नहीं हो सकता, उससे ज्यादा आपकी लाइबिलिटी नहीं हो सकती। So the liability of the members is limited to the extent of capital contributed by them in a company. The creditor can use only the assets of the company. ये नहीं बोल सकते कि members की personal property लाओ हमें अपनी liability खत्म करनी है, नहीं। Only the assets of the company will be used to settle their claim, since it is a company and not the members that owns the debt. साफ साफ बोल रहे भाई साहब, members की थोड़ी है वो liability, liability तो company की है, क्योंकि separate illegal entity है, हम अभी तक पढ़ के आए हैं ना। So the members can be asked to contribute to the loss only to the extent of unpaid amount of share held by them. फिर से repeat कर रही हूँ, the members can be asked to contribute to the loss only to the extent of the unpaid amount of share held by them. मैंने आपको क्या बताया कि ज्यादा से ज्यादा आप मेंबर से क्या मंगा सकते हो, अगर लॉस हो गया, लाइबिलिटी अराइज होगी, तो क्या ज्यादा से ज्यादा मंगा सकते हो? वो अनपेड अमाउंट जो अभी उसको देना बाकी है। देखो एक फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूं, या फिर मिस्टर ए है ना,
इसने 10 शेयर्स 100 रुपए के हिसाब से लिए थे, यानी 1000 रुपए इसको कंपनी को देने थे, यानी ये 800 दे चुका है। तो ज्यादा से ज्यादा कंपनी इससे जो अनपेड अमाउंट है दैट इज 200 मंगवा सकती है, इसके अलावा नहीं। और वही लाइन यहाँ पे लिखी है, फिर से रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। So the members can be asked to contribute to the loss only to the extent of the unpaid amount of share held by them. Clear? अब बात आती है कॉमन सील। मैंने आपको बताया सेजन आर्टिफिशियल पर्सन होती है कंपनी, तो इट कैन नॉट साइन, तो देयरफॉर यहाँ पे कंपनी की सील रखवानी होती है, बनवानी होती है। जिन भी डॉक्यूमेंट्स में कंपनी की सील है वो कंपनी पर बाइंडिंग होंगे, कंपनी की लाइबिलिटी होगी उन डॉक्यूमेंट्स की तरफ, एंड जिन पे नहीं होंगे उसके लिए कंपनी लाइबल नहीं है, ठीक है। So the company being an artificial person cannot sign its name by itself. नहीं कर सकती ना sign. Therefore, every company is required to have its own seal, which acts as official signature of the company. Any document which does not carry the common seal of the company is not a binding on the company. Clear? अब बात आती है रिस्क बियरिंग की। देखो रिस्क जो होता है यहाँ पे बट जाता है, सारे शेयर होल्डर्स मिलकर रिस्क को उठाते हैं, ठीक है। So the risk of losses in a company is borne by all the shareholders. Owner का ही तो risk हो, और यहाँ पे owner कौन है? Shareholders. This is unlike the case of sole proprietorship or partnership firm where one or few persons respectively bear their losses. ये क्या कहना चाह रहा है कि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में हम क्या देखते थे कि एक ही बंदा, ये ज्यादा दो चार बंदे, मतलब कुछ लोग मिलके लॉस को या फिर जिसे आप बोलते हो रिस्क को बियर करते थे। बट यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे शेयर होल्डर, सब में वो बट जाता है। So in the face of financial difficulties, all shareholders in a company have to contribute to the debts to the extent of their shares in the company's capital. मतलब वही ना, जो शेयर होल्डर्स ने कैपिटल में इन्वेस्ट कर रखा है कंपनी की, ज्यादा से ज्यादा उन्हें वो बोला जा सकता है कि भाई साहब वो आपको देना पड़ेगा। The risk of loss thus gets spread over a large number of shareholders. यहाँ पे बेनिफिट क्या होता है, जो भी रिस्क होता है वो लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स जो होते हैं कंपनी सब में बट जाता है, इसलिए आपके हिस्से में कम रिस्क आता है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट इज, हम पढ़ेंगे कंपनी के, हमने काइंड ऑफ मीनिंग पढ़ लिया, एक कि कौन रेगुलेट करता है वो देखा, उस पर्टिकुलर एक्ट में कंपनी का क्या मतलब लिखा है वो देखा, फीचर्स देखे। एंड अब अपन चलते हैं क्या क्या फायदे होते हैं, जिसे हम मेरिट्स भी बोलते हैं, जिसे हम एडवांटेजेस भी बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपने बताया लिमिटेड लायबिलिटी, ये पॉजिटिव पॉइंट है, मैंने आपको भी बताया कि ज्यादा से ज्यादा आपकी कैपिटल जो आपकी कंट्रीब्यूट आपने की है उतने तक आपको लॉस बियर करना कर सकते हैं, इतनी ही आपकी लाइबिलिटी है, ठीक है। The shareholders are liable to the extent of amount unpaid or the share held by them. बहुत अच्छे समझाया कि ज्यादा से ज्यादा इन द इवेंट ऑफ लॉस और लाइबिलिटी कंपनी आपसे अनपेड अमाउंट जो आपके शेयर्स पे है वो मंगा सकती है। ऑल्सो ओनली द असेट्स ऑफ द कंपनी को ही यूज करेंगे लाइबिलिटी को सेटल करने में, आपको नहीं बोल सकते कि लाओ आप अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को लाओ, नो। Also, only the assets of the company can be used to settle the debt, leaving the owner's personal property free from any charge. This reduces the degree of risk borne by the investor. Of course, उसका risk कम हो जाता है। अब बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है। देखो मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे आप ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि क्या आप अपनी ओनरशिप को ट्रांसफर कर सकते हो। और याद रखने वाली बात है, इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप अपने शेयर्स को अगर आपका मन है उसको होल्ड करने के लिए तो आपको किसी और को उसको सेल कर सकते हो। शेयर मार्केट पूरी यही होती है, आप सेल कर सकते हो इजिली, दूसरा बंदा परचेज कर सकता है, यानी कि इजिली ट्रांसफरेबल है। यही हमें समझना है कि यस, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इज पॉसिबल इन दैट केस, ठीक है। So the ease of transfer of ownership adds to the advantage of investing in a company. लोगों को सही लगता है इन्वेस्ट करना क्योंकि यहाँ पे easy है ट्रांसफर करना, as the share of a public limited company can be sold in the market and as such can be easily converted into cash in case the need arises. Easily आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। This avoids blockage of investment, आपकी इन्वेस्टमेंट फंस नहीं जाती, and presents the company as a favorable avenue for investment purpose. इसलिए लोग कंपनी के शेयर्स में एज एन इन्वेस्टमेंट परचेज करते हैं कि हाँ अच्छा रिटर्न मुझे यहाँ से मिलेगा, जैसे मुझे रिटर्न मिलेगा मैं निकाल लूंगा, है ना। परपिचुअल एग्जिस्टेंस, ये भी पॉजिटिव पॉइंट है ऑफ कोर्स, क्योंकि कंपनी चलती रहती है, कंपनी पे किसी मेंबर्स का कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इज अ पॉजिटिव पॉइंट। The existence of a company is not affected by the death, retirement, resignation, insolvency or insanity of its members,
एज इट हैज अ सेपरेट एंटिटी होती है यहाँ पे, अ कंपनी विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट रहेगी चाहे सारे मेंबर मर जाए। इट कैन बी लिक्विडेटेड ओनली एज पर द प्रोविजन, सिर्फ कंपनीज एक्ट में जो प्रोविजंस लिखे हुए हैं वो लीगल प्रोसीजर करके ही आप कंपनी को खत्म कर सकते हो। अब स्कोप फॉर एक्सपेंशन, ऑफ कोर्स यहाँ पे स्कोप ज़्यादा है एक्सपेंशन का, क्योंकि यहाँ पे आप पब्लिक को इनवाइट कर सकते हो पैसा देने के लिए। हालांकि बाकी जितने भी फॉर्म्स हमने अभी तक हमने पढ़ी सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, वहाँ पे ये ऑप्शन नहीं था, वहाँ पे आपको ही इन्वेस्ट करना था। बट सिंस कंपनी में आप प्रॉपर रजिस्टर कराते हो, आप पब्लिक को इन्वाइट कर सकते हो, तो देर इज अ मोर स्कोप फॉर एक्सपेंशन एज कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप. So as compared to sole proprietorship and partnership forms of organization, a company has large financial resources. Yes, of course. So further capital can be attracted मंगा सकते हैं from the public as well as through loans from banks and financial institutions से मंगा सकते हैं. Thus there is a greater scope for expansion. The investors are inclined to invest in shares because of the limited liability. Investors को भी दिक्कत नहीं होती है इन्वेस्ट करने में, क्योंकि यहाँ पे liability is limited, ट्रांसफर कर सकते हैं आप इजीली और हाई रिटर्न्स की पॉसिबिलिटी होती है, तो इन्वेस्टर्स भी झिझकते नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। अब प्रोफेशनल मैनेजमेंट, जब आपको याद होगा कि सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, उसको खुद ही सब कुछ मैनेज करना होता है। पार्टनरशिप में फंड्स की कमी होती है, किसी एक्सपर्ट को नहीं रख सकते और कन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं। फिर हमने कॉर्पोरेट काइंड ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी में देखा था कि उनको पैसा ही नहीं होता कि वो हाई एक्सपर्ट्स को, मैनेजर्स को रखे, बट कंपनी में दिस इज पॉसिबल। सिंस यू हैव अ सोर्स फॉर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, आप इजीली कलेक्ट कर सकते हो लोगों से, बैंक से। इन दैट केस आप एक्सपर्ट बंदों को हायर कर सकते हो जो अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है, आप उनसे सर्विसेज ले सकते हो ताकि आपका बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो हो, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोफेशनल मैनेजमेंट पॉसिबल है। A company can afford to pay higher salaries to the specialists and professionals. It can therefore employ people who are expert in this area of specialization. The scale of operation in a company lead to division of work. कंपनी में क्या होता है, जैसे स्केल ऑफ ऑपरेशन ज्यादा होती है, उस हिसाब से काम को बांट दिया जाता है। ईच डिपार्टमेंट डील्स विद अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, हर डिपार्टमेंट में एक सेपरेट एक्टिविटीज से डील किया जाता है और उसके ऊपर एक एक्सपर्ट को रखा जाता है। और इस वजह से क्या होती है कि बैलेंस डिसीजन मेकिंग होती है और कंपनी के ऑपरेशन बेटर हो पाते हैं, ठीक है। तो हमने सारे अभी तक पॉजिटिव पॉइंट पढ़े। अब अपन क्या पढ़ेंगे, अब अपन पढ़ेंगे कुछ खामियां, कुछ कुछ कमियां। अब हम पढ़ेंगे कंपनी में क्या दिक्कतें हैं अभी भी, है ना। तो दैट इज डीमेरिट्स, लिमिटेशंस और डिसएडवांटेज, आप कुछ भी बोलो। सबसे पहले कॉम्प्लेक्सिटी इंफॉर्मेशन, मैंने आपको अभी बताया कि ये कंपनी के केस में फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है वो बहुत लॉन्ग होता है, कॉस्टली होता है, प्रोफेशनल लोगों की ज़रूरत होती है, फिर थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है, डॉक्यूमेंट्स भी काफ़ी बनाने होते हैं। तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ अ लिमिटेशन कि अगर आपको कंपनी फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन खोलना है तो। The formation of a company requires greater time, effort, and extensive knowledge of legal requirements and the procedures involved as compared to sole proprietorship and partnership form of organization. Formation of company is more complex, ठीक है। सेकेंड, लैक ऑफ सिक्रेसी, क्यों? क्योंकि कानून सब कुछ रेगुलेट करता है। आप प्रॉपर कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर होते हैं, कानून ने, गवर्नमेंट ने काफी सारे रेगुलेशंस आपको बनाए हैं कि आपके धंधे में क्या चल रहा है, आपके बिजनेस का क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, क्या आपके असेट्स है, लाइबिलिटीज है, आपने किन लोगों से लोन उठाया, आपको ये सब डिटेल्स बतानी पड़ेगी जनरल पब्लिक को। यानी कि यहाँ पे आप सीक्रेसी मेंटेन नहीं कर सकते, आप अपनी इंफॉर्मेशन को अपने तक नहीं रख सकते, आपको बताना पड़ेगा एज पर द लीगल रिक्वायरमेंट, जो कि एक डिसएडवांटेज के रूप में आपके लिए काम करता है। So the Companies Act requires each public company to provide from time to time a lot of information, वो लोग मांगते हैं, अब वो हमें देनी पड़ती है। Such information is available to the general public also, general public भी उसे access कर सकती है। It is therefore difficult to maintain complete secrecy about the operation of the company. आप अपने कंपनी के काम के बारे में, ऑपरेशन के बारे में कुछ भी सीक्रेट नहीं रख सकते, कंप्लीट आप कुछ तो शेयर करना ही पड़ेगा। अभी मैं आपको बोलूँ आप इन्फोसिस की बैलेंस शीट डाउनलोड करो तो आप इजीली अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हो। दैट इज लैक ऑफ सीक्रेसी। फिर न्यूमरस रेगुलेशन, नॉर्मल सी बात है, मैंने आपको बताया जब इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इतना कॉम्प्लेक्स है तो उसके बाद क्या की कॉम्प्लेक्सिटी होंगी, काफी सारी रेगुलेशंस होती है कंपनी के केस में जिसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है, उनको आपको कंप्लाई करना पड़ता है अगर आपको फंक्शनिंग रखना है तो। यानी कि ये भी एक डिसएडवांटेज है, काफी सारे रूल्स रेगुलेशंस कंपनी के ऊपर बनाए हुए हैं जिसे कंपनी को फॉलो करना पड़ता है।
So the functioning of a company is subject to many legal provisions and compulsions. A company is burdened with numerous restrictions respect of aspects including ऑडिट कराना पड़ता है, वोटिंग के रिगार्डिंग रेगुलेशंस अलग है, आपको काफी सारी रिपोर्ट्स फाइल करानी पड़ती है, कई सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना पड़ता है, एंड इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन वेरियस सर्टिफिकेट्स भी लेने पड़ते हैं, आपको रजिस्ट्रार से लेना पड़ेगा, सेबी से लेना पड़ेगा, काफी सारी अथॉरिटी से लेना पड़ेगा. This reduces the freedom of operation of the company and takes away a lot of time, effort and money. काफी सारा टाइम, मनी, एफर्ट्स आपके ये सब रेगुलेशंस ले लेती है. ठीक है, अब अपन बात करते हैं डिले इन डिसीजन मेकिंग. इसका मतलब क्या है? डिले इन डिसीजन मेकिंग क्या है? जब रियल में आप कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ोगे, जब आप बड़े कोर्सेज में आप लोगे, तब आपको समझ आएगा कि काफी सारे रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं. जब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, जब भी कंपनी को कोई डिसीजन लेना होता है, काफी सारी मीटिंग्स होती है, फिर अप्रूवल्स होते हैं, लोगों को बुलाना पड़ता है, काफी सारे प्रोसीजर है मतलब एक डिसीजन को लेने के लिए. तो ऐसा हो सकता है कि इन प्रोसीजर्स की वजह से जो डिसीजन टाइम से लेना था वो डिले हो सकता है. तो दैट इज अ डिसएडवांटेज. The delay in decision making. Companies are democratically managed through the board of directors, which is followed by the top management, middle management, lower level management. तीन categories होती है. Communication as well approval of various proposals. हमें बात करनी पड़ती है, अप्रूवल लेना पड़ता है, जिसकी वजह से डिले हो सकता है डिसीजन लेने में. ठीक है. अब ओलो ओलिगार्चिक मैनेजमेंट, क्या आपने सुना होगा शब्द, फिर भी बताती हूँ क्या होता है. देखो, अब अपन ने अभी तक क्या बताया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कौन सेलेक्ट करता है? शेयर होल्डर सिलेक्ट करता है. डिसीजन मेकिंग वो लेता है बैक एंड पे, शेयर होल्डर से आपको अप्रूवल लेनी पड़ती है. यानी कि हम वैसे तो थियोरेटिकली ये बोल रहे हैं कि यार जो मेन अप्रूवल्स होते हैं वो शेयर होल्डर्स लेते हैं क्योंकि वो ऑनर्स है. बट आपको प्रैक्टिकली ये समझना है कि जो भी बड़ी कंपनीज है, लिस्टेड कंपनीज है, जहाँ पे पब्लिक का पैसा लगा है, वहाँ पे वो पैसा बहुत लोगों में बटा हुआ है. हो सकता है कंपनी के 1 लाख शेयर होल्डर्स हो, और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जब भी मीटिंग हुई वो 1 लाख के 1 लाख बंदे आए. हो सकता है 20,000 लोग आए, 25,000 लोग आए. रियलिटी में तो बहुत ही कम लोग आते हैं, पता ही नहीं होता लोगों को, बस इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं. तो यानी कि यहाँ पे फिर आप खुद सोचो कि शेयर होल्डर्स तो आ नहीं पा रहे क्योंकि बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए हैं, तो डिसीजन मेकिंग उनके द्वारा लेना तो बहुत मुश्किल होता है. तो रियलिटी में क्या होता है कि शेयर होल्डर्स आते नहीं है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो खुद ही डिसीजन ले लेते हैं, है ना. तो यानी कि हम वैसे तो कह रहे हैं कि कंपनी में डेमोक्रेसी है, वोट्स होते हैं, शेयर होल्डर ही डिसाइड करते हैं, बट रियलिटी ये है प्रैक्टिकली कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही ले लेते हैं. यानी कि हम ओलिगार्चिक मैनेजमेंट है, यानी कि यहाँ पे डिसीजंस बाय फ्यू मेंबर्स, यानी कुछ लोग ही यहाँ डिसीजन ले लेते हैं. अब मान लो एक ने पूरी कैपिटल, जो मान लो 1 लाख रुपए मान लो कंपनी में लगाने थे, कैपिटल 1 लाख रुपए की है, और एक अकेले बंदे ने 20,000 इन्वेस्ट कर रखा, तो भैया वो एक ही डिसीजन लेके निकल जाएगा, और बाकी सबने हजार हजार इन्वेस्ट करेंगे. तो आप खुद सोचो वो कब तो इकट्ठे होंगे, कब मिलेंगे, कब एक चीज पे एग्री होंगे, है ना. दैट इज ओलिगार्चिक मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट बाय अ फ्यू इन रियलिटी. तो इन थ्योरी हम जो पढ़ते हैं, कंपनीज और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, जहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो शेयर होल्डर के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, शेयर होल्डर के कहने पे काम करते हैं. प्रैक्टिकल क्या होता है इन मोस्ट लार्ज साइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, वहाँ पे ओनर्स का रियलिटी में काफी कम कंट्रोल होता है बिजनेस को रन करने में. क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर्स ना छोटे छोटे टुकड़ों में स्प्रेड हो रखी है पूरी कंट्री में, एंड अ वेरी स्मॉल परसेंटेज अटेंड द जनरल मीटिंग, और मीटिंग्स में तो बहुत ही कम लोग आ पाते हैं. तो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एज सच एंजॉय कंसिडरेबल फ्रीडम इन एक्सरसाइजिंग देयर पावर. इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को काफी फ्रीडम मिल जाता है पावर एक्सरसाइज करने का, और हो सकता है वो कभी कभी कुछ ऐसे डिसीजन ले ले जो शेयर होल्डर्स के फेवर में ना हो, है ना. तो डिससेटिस्फाइड शेयर होल्डर इन सच अ सिचुएशन हैज नो ऑप्शन बट टू सेल देयर शेयर्स. जो डिससेटिस्फाइड है वो ज्यादा ज्यादा क्या करेंगे, वही अपने शेयर बेच के निकलेंगे और कंपनी से एग्जिट कर जाएंगे. तो यहाँ पे समझने वाली क्या बात है, डायरेक्टर को यहाँ पे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल जाता है, वो रूल करने के लिए मतलब कैपेबल हो जाते हैं. यानी कि यहाँ पे कहने को डेमोक्रेटिक है, बट रियलिटी में ओलिगार्चिक है, यानी कुछ लोग ही डिसीजन ले रहे हैं सारे. ठीक है. अब कन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट, तो ये मैंने तो आपको बताया, काफी सारे जहाँ ज्यादा लोग इन्वॉल्व है वहाँ कन्फ्लिक्ट तो होगा, ह्यूमंस का नेचर ही ऐसा है, जहाँ दो बर्तन वहां बजेंगे तो है ही, यहाँ तो दो से ज्यादा है ना. तो कन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट का मतलब क्या है? देखो, दो शब्द आपको समझने इससे पहले. एक होता है शेयर होल्डर. शेयर होल्डर का मतलब क्या है? शेयर होल्डर का मतलब है जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया, उसे हम शेयर होल्डर बोलते हैं. ठीक है. एक होता है स्टेक होल्डर. स्टेक होल्डर में सारे कंपनी से जुड़े हुए लोग आ जाते हैं, जैसे कि
शेयर होल्डर भी जिसने पैसा लगाया है, मैनेजमेंट भी आ जाती है, फिर एम्प्लॉय काम कर रहा है वो भी आ जाता है, क्रेडिटर जिससे आपने कुछ उधार पे सामान उठाया है, बोलोवर्स, लेंडर्स, यानी कंपनी से रिलेटेड सारे पर्सन को हम स्टेक होल्डर्स में डाल देते हैं। तो इतने लोग मिलके एक साथ कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, कंफ्लिक्ट्स अराइज हो सकते हैं, जो ये भी क्या है डिसएडवांटेज है। So there may be conflict of interest among various stakeholders of a company. The employees, for example, may be interested in high salaries, consumers desire, सबकी देखो अपनी अपनी जरूरत है, देखो क्या क्या बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं कंपनी में। अब अगर हमें एम्प्लॉयज की बात करते हैं, एम्प्लॉयज को हाई सैलरी चाहिए है ना। कंज्यूमर की बात करेंगे तो उनको क्या चाहिए, कंपनी से क्वालिटी गुड्स चाहिए लोअर प्राइस पे। शेयर होल्डर को क्या चाहिए भाई, सब जो पैसे उन्होंने लगाया उनको हाई रिटर्न मिले डिविडेंड के रूप में, क्योंकि शेयर्स की वैल्यू बढ़े, है ना। तो मतलब हर स्टेक होल्डर की अपनी रिक्वायरमेंट है, पर डिसीजन लेने में हो सकता है कि सबकी पूरी ना हो पाए। अगर आप मान लो शेयर होल्डर्स को अच्छा रिटर्न दे रहे तो हो सकता है कहीं पे आप कंज्यूमर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, एम्प्लॉयज को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे। तो इट इज नॉट पॉसिबल कि एक टाइम पे आप सबके इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करो, एंड इस रीजन की वजह से हो सकता है कि इंटरेस्ट कंफ्लिक्ट हो सकता है, सबकी कंफ्लिक्ट अराइज हो सकता है। तो ये देखो लास्ट में लिखा है, दिस डिमांड्स कॉज प्रॉब्लम इन मैनेजिंग द कंपनी एंड इट ऑफन बिकम डिफिकल्ट, बड़ा मुश्किल हो जाता है कि सबके इंटरेस्ट को सेटिस्फाई कर पाए, ठीक है। अब अपन बात करेंगे, इम्पोर्टेंट है, जो कि टाइप्स ऑफ कंपनीज की, कंपनीज के क्या क्या टाइप होते हैं, दो होते हैं, प्राइवेट पब्लिक पढ़ते हैं। सबसे पहला प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, सबसे पहले प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच रेस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ मेंबर्स टू ट्रांसफर इट शेयर्स, यानी कि यहाँ पे आप शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते प्राइवेट कंपनी में। यहाँ पे मिनिमम 2 लोग चाहिए होते हैं कंपनी बनाने के लिए, और मैक्सिमम 200 मेंबर यहाँ पे हो सकते हैं, एम्प्लॉयज इंक्लूड नहीं होंगे। डज नॉट इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स सिक्योरिटीज, मैंने पहले बताया, यहाँ पे आप पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते कि हमारे शेयर्स में पैसा लगाओ, ठीक है। सो डज नॉट इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स सिक्योरिटीज, इसीलिए इसको प्राइवेट कंपनी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक का पैसा नहीं लगा। So it is necessary for a private company to use the word private limited, हर प्राइवेट कंपनी अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड जरूर लगाएगी। If a private limited company, यानी कि प्राइवेट कंपनी contravenes any of the aforesaid provision, कोई भी जो ऊपर दिया गया है कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, अगर इन सबको तोड़ती है तो वो प्राइवेट कंपनी नहीं रहेगी, और जितने भी इसको एडवांटेज दिए थे तो सारे एडवांटेज छीन लिए जाएंगे। अब आपको सोचे प्राइवेट कंपनी होने के क्या क्या फायदे हैं, उसको पढ़ते हैं। So the following are some of the privileges. The following are some of the privileges of a private limited company as against the public limited company. क्या advantages है private limited company को comparison में public limited company के, क्या फायदे हैं? सबसे पहला, a private company can be formed by only 2 members, whereas 7 लोग चाहिए होते हैं पब्लिक कंपनी में, बट प्राइवेट कंपनी को सेटल करने के लिए, बनाने के लिए यू कैन स्टार्ट विद ओनली 2 मेंबर्स, ठीक है। ये बेनिफिट हो गया कि पब्लिक में अपन को 7 चाहिए मिनिमम, प्राइवेट में 2 से काम चल जाएगा, ठीक है। सेकेंड, सिंस यहाँ पे पब्लिक से आपको पैसा नहीं मंगवाना, तो यहाँ पे प्रोस्पेक्टस एक बनाते हैं, इनविटेशन होता है, प्रोस्पेक्टस बनाने की आपको कोई जरूरत नहीं है इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, क्योंकि आप पब्लिक से पैसा नहीं उठा रहे। बट पब्लिक के केस में, पब्लिक कंपनी केस में आपको पब्लिक से पैसा उठाना है, तो वहां पे आपको प्रोस्पेक्टस का काफी सारा प्रोसीजर होता है, वो करना पड़ता है। So there is not a need to issue a prospectus, as public is not invited to subscribe to shares of a private company. तीसरा, allotment of shares can be done without receiving the minimum subscription. A private limited company can start business as soon as it receives the certificate of incorporation. एक प्राइवेट कंपनी जैसे उसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, वो अपना काम शुरू कर देती है। देखो प्राइवेट कंपनी के केस में ना ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप जितनी आपकी कैपिटल है इसमें से मिनिमम आपको इतना मिलना ही चाहिए। पब्लिक कंपनी केस में जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि अगर मान लो 1 लाख शेयर्स कंपनी ने फॉर एग्जांपल इशू किया है, तो उसकी एक लिमिट होती है, इतने शेयर्स तो पब्लिक को आपके खरीदने ही पड़ेंगे, तब जाके सक्सेसफुल होगा, तब जाके आप अपने ऑपरेशन को स्टार्ट कर पाओगे। यानी कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में ना कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होती है, प्राइवेट में नहीं होती, वही उसके क्या है बेनिफिट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे वो जरूरत नहीं है वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन की। प्राइवेट कंपनी नीड्स टू हैव ओनली 2 डायरेक्टर, देखो प्राइवेट में 2 डायरेक्टर से काम से हो जाएगा मिनिमम, पब्लिक में मिनिमम 3 डायरेक्टर चाहिए, बट हालांकि दोनों कंपनी के केस में मैक्सिमम इज 50। क्लियर।
पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम 2 डायरेक्टर, सॉरी प्राइवेट कंपनी केस में मिनिमम 2 डायरेक्टर, पब्लिक लिमिटेड के केस में वी नीड 3 डायरेक्टर्स मिनिमम। हालांकि दोनों के केस में मैक्सिमम इज 15 डायरेक्टर्स। आगे, a private company is not required to keep an index of members while the same is necessary in case of a public company। पब्लिक कंपनी के केस में जब हम देखते हैं वहां पे आप जितने भी आपके मेंबर्स हैं यानी जो शेयर होल्डर्स हैं, आपको उन सबका एक रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है जिसे इंडेक्स ऑफ मेंबर्स बोलते हैं। अपन ने प्राइवेट कंपनी पढ़ लिया, डिफरेंस भी पढ़ेंगे, इससे पहले थोड़ा सा पब्लिक कंपनी पढ़ लेते हैं। तो पब्लिक कंपनी क्या है? नॉर्मल मीनिंग है भैया एक पब्लिक कंपनी जो प्राइवेट नहीं है, ये ऐसा बोला है, ठीक है। एज पर द कंपनीज एक्ट अ पब्लिक कंपनी इज वन विच, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, मिनिमम 7 लोग होने चाहिए, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, कितने भी रख लो, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है पब्लिक को इन्वाइट करते हैं बट वहाँ पे मैक्सिमम लिमिट क्या है, 200 मेंबर्स, ठीक है। यहाँ पे आप शेयर्स इजिली ट्रांसफर कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पे आप पब्लिक को इन्वाइट कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो दिस आर द एडवांटेज ऑफ अ पब्लिक कंपनी। अब आपको ये समझना है, कोई भी प्राइवेट कंपनी जो कि पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है उसको भी पब्लिक कंपनी बोलेंगे। मतलब क्या? तो आपको सब्सिडरी मतलब नहीं पता होगा, आप नॉर्मल शब्द में ये समझो। फॉर एग्जाम्पल, दो कंपनी है, ठीक है, मैं बोलती हूँ एबीसी लिमिटेड है, ठीक है, डीईएफ प्राइवेट लिमिटेड है, ये दो कंपनीज है। हमें देख के क्या समझ आ रही है? तो पब्लिक है, ये क्या है, प्राइवेट है, ठीक है, अपने को ये समझ आ गया। अब एबीसी लिमिटेड ने इस कंपनी कैपिटल में 51% या उससे ज्यादा इन्वेस्ट कर रखा है, तो ये हम बोलेंगे कि डीईएफ एबीसी लिमिटेड कंपनी की सब्सिडरी बन गई, ठीक है। यानी कि पब्लिक कंपनी ने 51% और मोर प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, तो प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी बन गई, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक कंपनी का मेजर कंट्रोल आ गया, मेजोरिटी उसके पास आ गई, 51% या उससे ज्यादा है तो डिसीजन मेकिंग ले सकती है, मेजर हो गया है ना। इसी को क्या बोलते हैं कि अब जो प्राइवेट कंपनी है यानी कि डीईएफ लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड, वो एबीसी लिमिटेड की सब्सिडरी बन गई। अब यहाँ पे क्या बोला है इस लाइन में, जो आपको बहुत ही ध्यान रखना है, ये लिखा है कि कोई ऐसी प्राइवेट कंपनी जो सब्सिडरी किसकी है, किसकी है, एबीसी लिमिटेड यानी पब्लिक कंपनी की, तो उसे भी पब्लिक बोला जाएगा। यानी कि अब डीईएफ नो मोर प्राइवेट लिमिटेड, इसे हम क्या बोलेंगे जनरली, ये अब पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी वाले ही रूल्स रेगुलेशन इस पे भी लगेंगे, इज इम्पोर्टेंट, फिर से समझ लेना। So, however, a private company which is a subsidiary of a public company, उसको भी पब्लिक कंपनी ही ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। एंड आज के लिए इस लास्ट टॉपिक पे हम लोग पढ़ेंगे कि अभी एक पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले मेंबर्स, मैंने क्या बताया, पब्लिक के केस में मिनिमम 7, मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं है, प्राइवेट में मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर पब्लिक के केस में 2, सॉरी 3, और प्राइवेट के केस में 2, ठीक है। इंडेक्स ऑफ मेंबर पब्लिक में मैंडेटरी है, यहाँ पे कंपल्सरी नहीं है। ट्रांसफर ऑफ शेयर यहाँ पे कर सकते क्योंकि पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी में नॉट पॉसिबल। आप पब्लिक को शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए इनवाइट कर सकते हो, यस पब्लिक कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, प्राइवेट में यू कैन नॉट, ठीक है। तो अपन ने कंपनी का कंप्लीट डिस्कशन इस वीडियो में किया, एंड आप लोगों को चीजें समझ आ रही है, आपको पढ़ाना पल्ले पड़ जाता है, तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर यूजफुल वीडियोज, और बेल आइकन भी जरूर दबाइए, एंड अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। कुछ भी मेरे लिए कुछ सजेशंस है, आप वो भी पोस्ट किया कर सकते हैं कमेंट में, जो भी आपकी क्वेरीज है सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप जरूर से उसको कमेंट में ड्रॉप कीजिए। वी आर हेयर टू हेल्प यू आउट पीपल। So thank you so much.